हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। न्यूज टाइम और 4 पीएम के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप हमारे प्रोग्राम्स को जो दोपहर को 1 बजे आते हैं उन्हें पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और बहुत सारे जो हमारे चाहने वाले हैं, मैं उनका सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो इतना ज्यादा हमें समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और वो विषय जिनके ऊपर हम आपके सामने विश्लेषण को पहुंचाते हैं, आप उनको सही रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो आलोचना वाली दृष्टि लेकर आते हैं, लेकिन उनका भी स्वागत है और विशेष रूप से जो हमारे समर्थन में हमारे व्यू पॉइंट का समर्थन करते उनका भी स्वागत है। सभी दर्शक इस प्रोग्राम के, उन सबका ही स्वागत है और आप सबसे ये भी गुजारिश की 4 पीएम के मंच को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के यूट्यूब चैनल जो हैं उनको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी पत्रकारिता को बढ़ावा मिल सके। आज का विषय नितिन गडकरी, लेकिन नए रूप में प्रेजेंटेशन। क्या नितिन गडकरी मोदी और शाह की जोड़ी के लिए विभीषण साबित होंगे? जी हां, क्या नितिन गडकरी मोदी और शाह के लिए विभीषण साबित होंगे? ये प्रश्न अब सबके मन में उठ रहा है। दरअसल कुछ बदलाव जो दिल्ली में इस समय हो रहे हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों के पर काटे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कंबाइन अब मिलकर कुछ ऐसे निर्णय लेने जा रहे हैं जिनका भारत की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ने जा रहा है। आरएसएस, जिसके बारे में आप जानते हैं कि उन्हें चाहिए, एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है आजकल काफी और बहुत सारे कमेंटेटर उसको यूज करते हैं, वो है आज्ञा पालक समाज। जी हां, आरएसएस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। उनके अंदर जो संगठन होते हैं या उन संगठनों के जो नेता होते हैं, वहां चुनाव नहीं होते हैं। वहां पर लोगों को सिर्फ इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट नहीं किया जाता। यानी कि कहा जाए कि कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती है, सिर्फ अंदरूनी कार्रवाई होती है। दूसरी बात, अंदर किसी को कोई भी वक्तव्य देने की आजादी नहीं है, किसी को कोई भी बात कहने की आजादी नहीं है। ये तानाशाही सिस्टम जो है उसके अंदर आपको मिलेगा। जैसे जर्मनी में हिटलर की तानाशाही थी कि कोई व्यक्ति वहां उनकी संस्था में बोल नहीं सकता था, आरएसएस के अंदर भी कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है एक भी शब्द। सबको मौन व्रत धारण करना है, यहां पर कोई कुछ नहीं कह सकता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति राजनीति में आते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको भी ये अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी वहां पर कह सकें। और सामने अगर मोदी और शाह जैसी जोड़ी हो जो सामने किसी को भी बोलते हुए पसंद नहीं करते हैं, अगर कोई बोलता है तो उसके पर काट दिए जाते हैं। नितिन गडकरी एकमात्र ऐसे लीडर हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जिन्होंने मोदी और शाह के सामने माथा नहीं टेका है। बाकी सब तो माथा टेकते हैं। अगर आपने सुना होगा, उनके जितने मंत्री हैं, जितने उनके एमएलए हैं, जितने उनके एमपी हैं या संगठन के जो लोग हैं, जब भी वो प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी। बिना आदरणीय और बिना सम्मानीय के बिना उनका शब्द प्रारंभ नहीं होता है। ऐसा लगता है कि भारत में आदरणीय सिर्फ नरेंद्र मोदी है, सम्मानीय सिर्फ नरेंद्र मोदी है और भारत के 140 करोड़ की जो जनता है वो एक तरह से बेवकूफ है, उसकी कोई हस्ती नहीं है। ना तो वो आदरणीय है, ना वो सम्मानीय है। यहां पर एक गठजोड़ स्टार्ट होता है जो कि नोटोरियस गठजोड़ है मोदी शाह की जोड़ी का आरएसएस के साथ में। अब इनकी आंखों में नितिन गडकरी बहुत पहले से ही खलने शुरू हो गए थे, जब ये आउट ऑफ द वे जाके कई स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं और उसको कहा जा रहा है कि ये जो आउट ऑफ टर्न जो इनके स्टेटमेंट हैं, जिसे वो कहते हैं कि कलरफुल स्टेटमेंट हैं, जहां पर उनकी बातों के कई किस्म के अर्थ निकाले जाते हैं या एक प्रकार से मोदी के कार्य की आलोचना जो होती है उसका अर्थ निकाला जाता है, वो इन बड़े दोनों लोगों को और मोहन भागवत को सहन नहीं हो रही थी। अभी जब उन्होंने कहा कि इस सरकार में समय से फैसले नहीं लिए जाते, अभी कल परसों की बात है, तो ये बात उनको
बहुत चुभी है कि इस सरकार में फैसले नहीं होते। सही बात है, इस सरकार में फैसले नहीं होते हैं, ये बात तो पक्की है। कोई ये सोचे कि मोदी सरकार के अंदर प्रोजेक्ट्स की डिले नहीं होती, मोदी सरकार के अंदर भी प्रोजेक्ट्स 5 से 10 साल और 15 साल डिले होते हैं, जैसे मनमोहन सरकार और बाकी सरकारों में हुआ करते थे। यहां पर एक चिढ़ने की बात यह है, इरिटेशन की बात यह है भागवत के लिए और मोदी और शाह के लिए कि गडकरी एकमात्र ऐसे मंत्री हैं पूरे के पूरी सरकार के अंदर जो काम करते हुए नजर आते हैं, जो हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिनकी बातें होती हैं। सारे के सारे हाईवे के आके उद्घाटन जो फीते काटते हैं वो मोदी जी आके काटते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि किसी भी उद्घाटन में गडकरी जी को इनवाइट नहीं किया जाता। लेकिन जब आम इंसान से पूछा जाता है कि ये हाईवे बना कौन रहा है, तो एक पेन पॉइंट निकलता है मोदी और शाह के लिए। वहां पर यह नहीं कहा जाता कि ये हाईवे मोदी बना रहे हैं, ये कहा जाता है कि ये हाईवे सारे के सारे गडकरी बना रहे हैं। अब ये मोदी शाह कैसे कंबाइन, ये जो कंबाइन है ये कैसे सहन कर ले कि बना तो हम रहे हैं और नाम उनका हो रहा है। सच में कहा जाए तो नाम उनका ही हो रहा है, क्योंकि वही एक काम करते नजर आते हैं, उन्हीं के स्टेटमेंट लोगों को नजर आते हैं। बाकी सब तो आदरणीय और सम्मानीय कहने में लगे हैं और उनकी नजर में अभी तो ऐसे लोग आ गए हैं, वो गजेंद्र सिंह शेखावत, मोदी एट 20 बुक आ रही है, बोलते हैं ये तो भागवत गीता से बड़ी किताब होगी और इस किताब को यानी कि नरेंद्र मोदी को उसी रूप में भारत में आने वाली सदियों में याद किया जाएगा जैसे भगवान कृष्ण को भागवत गीता के लिए याद किया जाता है। चमचागिरी की भी तो एक लिमिट होती है भाई, ये तो उस लिमिट को भी क्रॉस कर गए हैं। अब तो ये हाल ऐसा हो गया कि ये नरेंद्र मोदी को अब ये भगवान कृष्ण से भी ऊपर मानना शुरू हो गए हैं। और नड्डा साहब ने, आप भूले नहीं होंगे, पटना में जाके क्या कहा था और एक और रैली में कहा था कि ये तो देवों के देव हैं, तो यानी कि अब तो भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी, ये देखा जाए तो विष्णु ब्रह्मा महेश जो है, अब ये सब लगता है कि ये भी इनके अंडर में आ गए हैं, क्योंकि ये देवाधिदेव बन गए हैं। अब क्या कहा जाए साहब इनको, एक के बाद एक खबरें तो यहां पर आ रही हैं निकल के, और इसकी वजह से पार्टी फील करती है, जो वो कहते हैं अपने स्टेटमेंट देते हैं गडकरी साहब, तो पार्टी को एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले। गडकरी साहब के बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि वो आरएसएस के या नागपुर के बहुत नजदीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बार उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लेने से हिचक जाती थी। पर इस बार हुआ क्या है कि जो भागवत साहब हैं वो खुद मोदी से मिलकर अब कहते हैं कि आप एक्शन लो। एक्चुअली गडकरी साहब का एक, उन्हें क्या कैदी बनने की आदत नहीं है, वो किसी के सामने आदरणीय सम्मानीय कहने की उनको ज्यादा आदत नहीं है, और उनका एक एटीट्यूड है, आई कुड नॉट केयर एनी लेस, या जो भी क्या कहते हैं, ये जो एटीट्यूड है या जो ओपनली ब्लंटली वो बात करते हैं, जिसे महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं कि बिंदास बोलते हैं, खुले से खुले दिल से बात करते हैं, वो इनको पसंद नहीं आता है। मोदी शाह को पसंद नहीं आ रहा है और भागवत को भी अब पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल इन्हें आज्ञा पालक मंत्री चाहिए, इन्हें वो व्यक्ति चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए और कभी भी कोई भी एक शब्द इनकी परमिशन के बिना ना बोले। आपने देखा होगा जब मोदी चलते तो उनके पीछे 4-5 मिनिस्टर या उनके जो सहयोगी हैं अंदर अपने संगठन के, वो ऐसे चलते हैं हाथ बांध के, जैसे कि मैं क्या कहूं, जैसे उनकी कोई हस्ती ही नहीं है और एकमात्र व्यक्ति वही सब कुछ जानता है, वही जो सामने चल रहा है वही सब कुछ है। गजेंद्र शेखावत के नजरों में तो वो देवाधिदेव बन चुके हैं। खैर ये बात तो सही है। अब ये दरअसल आरएसएस अब नहीं चाहता था कि इनको एक एक्सेप्शन प्रदान कर दिया जाए और इनको इस बात का फील दे दिया जाए कि ये जो चाहें और वो कर लें। Both RSS and BJP feel that more consequences could follow if the minister continues to misread the mood of the so-called saffron brass. इसका मतलब ये हुआ कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं हमने अभी एक्शन नहीं लिया, जैसे कि संसदीय बोर्ड से बाहर निकाला है, तो शायद ये व्यक्ति कुछ और ज्यादा बोलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से पार्टी को और ज्यादा ह्यूमिलेट होना पड़ेगा या उनकी इंसल्ट होगी। और ये इस बात का सिग्नल दिया गया है कि आरएसएस जो कि नागपुर से चलती है, अब
वो गडकरी को सपोर्ट नहीं करेगी और आपको जाना होगा। और उनका साथ में ये भी कहना है, अगर आपने अपने तौर तरीके नहीं बदले, ये चेतावनी है गडकरी को, आरएसएस और बीजेपी की, मोदी शाह की, अगर आपने तौर तरीके नहीं बदले और सर झुका के सम्मान से मोदी शाह के सामने अगर आपने वो प्रवृत्ति नहीं अपनाई जो बाकी मंत्रियों ने अपनाई है, और कहीं आपने विभीषण बनने का प्रयास किया, तो आपको मंत्री पद से भी हटा दिया जाएगा। वैसे गडकरी ने अभी कहा भी था रिसेंटली कि मैं मंत्री पद पे भी रहना नहीं चाहता हूं, यहां से भी मैं अब चले जाना चाहता हूं, पब्लिक की सेवा करनी तो कहीं भी हो सकती है और मैं कर सकता हूं। तो लगता है कि आरएसएस उनकी ये इच्छा जल्दी पूरी करेगा। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित मंत्रिमंडल से ड्रॉप भी कर दिया जाए। गडकरी ने पीछे एक और बात कही थी कि वो पॉलिटिशियन जो आपको सपने बेचते हैं, वो पॉलिटिशियन जो आपको सपने बेचते हैं और जब उन सपनों को पूरा नहीं करते तो फिर जनता से पिटने के लिए तैयार हो जाएं। उनका इशारा मोदी शाह की ओर था कि वादे बड़े बड़े, जुमले बड़े बड़े, लेकिन पूर्ण कुछ भी नहीं। तो शायद इशारा इसी ओर था कि वो भी पिटने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये बात वहां से भी निकल कर आती है। अब कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे जो कि खास तौर से गडकरी साहब की लाइफ और उनकी कार्य प्रणाली से संबंधित हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये सही बात है कि गडकरी ने कहा था कि हाँ, उनकी इच्छा होती है कि वो पॉलिटिक्स को छोड़ दे और बाहर जाके कहीं सेवा करें। लेकिन समस्या ये पैदा होती है कि अगर वो चले भी जाएंगे तो उससे जो वैक्यूम पैदा होगा, जो समस्या पैदा होगी बीजेपी के लिए, बीजेपी उन परिणामों को जानती है। इनको अलग करके फडणवीस को ऊपर लाना, ये एक इशारा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में गडकरी साहब, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो और आपकी जगह कोई और आके हाईवे बना सकता है, महाराष्ट्र की राजनीति को संचालित कर सकता है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़े समय पहले की बात याद होगी तो गडकरी जी चाहते थे कि भैया जी जोशी, जो कि वहां पर क्या कहते हैं, उनके सरकार्यवाह जो है उनको जारी रखा जाए, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले को गडकरी साहब की इच्छा के खिलाफ उनको नियुक्त किया गया वहां पर। अब मुसीबत यह है कि गडकरी साहब की बात अब भागवत साहब भी सुनने को तैयार नहीं है। इन हालातों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें कही जा रही हैं कि जहां पर गडकरी को पहले ही बता दिया गया था कि आप यहां से हटाने के लिए अब जो हमारे प्रपोजल आ रहे हैं, आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। ये बात तो बिल्कुल अब सही निकल कर आ रही है। पहले आपको याद दिला दूं कि जब एक बार उनके पास एमएसएमई की मिनिस्ट्री भी थी, वहां से भी उनको हटा दिया गया था। 2014 में एक चांस हो सकता था जब फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाया था, तब भी नितिन गडकरी की सीनियरिटी को साइडलाइन करके दरअसल देखा जाए तो उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया था। दूसरी बात, एक आरएसएस को और बीजेपी को, खासतौर से मोदी और शाह को, एक चीज जो बहुत ज्यादा खलती है कि गडकरी के चाहने वाले सभी पार्टियों में हैं और अपोजिशन पार्टी में उनकी प्रेज करने वाले, प्रशंसा करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। अब यही बात मोदी शाह के गले में नहीं उतरती कि उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी के लोगों के द्वारा एक तरह से क्या कहा जाए, सहानुभूति की नजर से देखा जाए। ये हालात जो अभी निकल कर आ रहे हैं और फिर ये इन हालातों में मोदी और शाह का ये कहना कि हम तो फ्यूचर की टीम तैयार कर रहे हैं। अगर फ्यूचर की टीम तैयार कर रहे हो तो मोदी जी आप खुद भी चले जाइए, आप यहाँ क्यों टिके हैं? आप भी तो 72-73 साल के हो गए, 2 साल बचे हैं आपके, आपको भी मार्गदर्शक दर्शक मंडल में जाना चाहिए। अब तो बारी आपकी आ गई है, तो फ्यूचर की क्या आप जनरेशन तैयार कर रहे हैं? जब आप गडकरी को हटाने के चक्कर में हैं, राजनाथ को भी हटाने के चक्कर में हैं और बाकियों को सबको हटा चुके हैं, तो आप भी तैयारी कर लीजिए। पर आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको अपने निर्णय पर बने रहने की आदत नहीं है। आप चाहे नोटबंदी के आपके वादे हों, जीएसटी के वादे हों और उसके बाद जितने जुमले आपने छोड़े हैं उसके वादे हों, आपने अपने वादे कभी पूरे नहीं किए। आपने 2022 तक किसानों की जो आय थी दुगनी नहीं की है। याद कर लीजिए आप, क्या आपने की है? नहीं की है।
अब आप उसका चर्चा भी नहीं करते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपने चर्चा करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो आपके विरुद्ध जाएगा ना। दूसरा, आपने कहा था कि 2022 तक हर भारतीय के सर पर छत होगी, यानी कि मकान होगा। क्या हर भारतीय के सर पर मकान हुआ? नहीं। मोदी जी, आप कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करते हैं और आप सिर्फ हवा में बातें करते हैं। अब गडकरी, समस्या ये है कि गडकरी भी एक विभीषण साबित हो सकते हैं मोदी और शाह के लिए। और दूसरी बात, गडकरी के चाहने वाले भी बहुत हैं भारतीय जनता पार्टी में। इस बात को मोदी और शाह भी जानते हैं। अल्टीमेटली अगर कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ेगी तो उसका खामियाजा मोदी और शाह की कंबाइन को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में असंतुष्ट एमपी की संख्या कम नहीं है। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं मौके का कि मौका आएगा, अल्टरनेट आएगा तो वो धड़ा टूट कर दूसरे को समर्थन दे देगा और उसमें नितिन गडकरी एक धड़ा हो सकता है जिसके अंदर कहा जाए कि वो शायद आगे चलकर सरकार भी बना जाए। लेकिन फिलहाल मोदी और शाह के लिए नितिन गडकरी एक बड़ा खतरा तो है और चुनौती भी है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि नितिन गडकरी ही उनके लिए विभीषण साबित हो सकते हैं और अगर कहीं वास्तव में उन्होंने विभीषण की भूमिका अदा कर दी तो मोदी और शाह के लिए आगे बने रहना भी कठिन होगा। देखिए, हमेशा आपकी चाल आपके फेवर में नहीं आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने ही बनाए चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं। जो स्पाइडर होता है, जो मकड़ी होती है, वो जाला बुनती है, लेकिन एक दिन अपने जाले के अंदर फंस जाती है और उसे उससे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है और अल्टीमेटली वो मकड़ी वहीं पे समाप्त हो जाती है। जाले तो मोदी और शाह की जोड़ी लगातार बुन रही है दूसरों के लिए। सरकारें गिरानी हो, लोगों को खरीदना हो, लोकतंत्र की तो प्रतिदिन ये लोग हत्या करते हैं, अदालत के मुकदमे भी खरीद लेते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये मकड़ियां खुद अपने जाल में फंस जाएंगी, तब इन्हें निकलने का रास्ता वहां से नहीं मिलेगा। शायद इस बात का डर इनके दिमाग में हमेशा इन्हें सताता रहता है और मैं इस बात को समझता हूं कि नितिन गडकरी शायद मोदी शाह की जोड़ी के लिए एक विभीषण साबित हो सकते हैं। संभावनाएं बनी हुई हैं। संभावनाओं से कभी भी राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इसी बात पे हम ये एपिसोड समाप्त करेंगे। आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि आप 4 पीएम को न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए ताकि एक अच्छी पत्रकारिता आप तक पहुंच सके। हमें आपकी जो फीडबैक मिल रही है, एक बार फिर से शुक्रिया। आप अपनी फीडबैक भेजते रहिएगा ताकि हम आपके सामने एक से एक बेहतर विश्लेषण लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।